नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का एक और सेशन रेडी है आप लोगों के लिए। आज की जो हमारी हॉट स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 आया था, उसमें कुछ प्रपोज अमेंडमेंट की गई हैं। दूसरा SLD एंड GHG कैलकुलेटर, जो आप GHG सोच रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस तो नहीं है, बिल्कुल सही है, ये वही है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा अर्थ ओवरशूट डे 2021, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो किस तरीके से ह्यूमैनिटी ने जो कैपेसिटी है नेचर की उसको एक्सीड कर दिया है रिसोर्सेज के मामले, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के मामले में, इसको जानेंगे। फोर्थ इज लिथियम एक्सप्लोरेशन। फिफ्थ राजा मिर्चा। एंड सिक्स अकेडमिक क्रेडिट बैंक या अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC भी कह सकते हैं आप इसे। एंड सेवंथ MCQs फॉर प्रैक्टिस। तो ये हमारे जो 7 चीज़ें हैं इन पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहला है हमारा जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट बिल। बेसिकली ये जो बिल है इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इस एक्ट में। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ये रहा वो एक्ट, इसे हम बहुत बार कवर अप कर चुके हैं। इसमें क्या प्रपोज किया गया है, राज्यसभा में ये पास हुआ है अभी हाल फिलहाल। इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस है, इनको काफ़ी सारी NGOs चलाती हैं। इनमें पता किया गया कि 39% ऑफ देम वर नॉट रजिस्टर्ड। इवन जो 2015 के अमेंडमेंट के बाद भी इनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया। उसके बाद 20% जो CCIs हैं, मतलब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, खासकर जो गर्ल्स को हैंडल करती हैं, कई राज्यों में वो सेटअप नहीं किए गए। 26% चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स वर नॉट देयर, मतलब उनकी पूरी तरीके से जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो पा रही। जो उनको सही एक उपलब्धता मिलनी चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज़, वो सब उनको नहीं मिल रहा। टॉयलेट्स नहीं है, पानी पीने के लिए पानी नहीं है। 15% ऑफ होम्स डोंट हैव प्रोविजंस फॉर सेपरेट बेड्स और डाइट प्लान्स। Rehabilitation of children is not a priority for child care homes and children are reportedly kept in institutions to get funds। तो सिर्फ और सिर्फ जो NGOs हैं वो फंड के नाम पे ये सब काम कर रही है, यानी कि पेपर वर्क पे ही सारा काम हो रहा है। फिजिकली हालत बहुत खराब है। इसको देखते हुए राज्यसभा में इस बिल में, इस एक्ट में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। क्या क्या बोला गया कि सीरियस ऑफेंसेस पहले भी थे, लेकिन इसको थोड़े और कड़े किए गए कि अगर आप लोगों ने सही से काम नहीं किया, कुछ भी वायलेट किया, तो आपको 7 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है। एंड मिनिमम पनिशमेंट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड और इज ऑफ लेस देन 7 years। Presently, the adoption order issued by the court establishes that the child belongs to the adoptive parents. The bill provides that instead of the court, the district magistrate, जो DM वगैरह हैं, will issue such adoption orders। तो सिर्फ अब कोर्ट का ही नहीं, DM का भी थोड़ा सा इसमें क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। The bill provides that any person aggrieved by an adoption order passed by the district magistrate may file an appeal before the divisional commissioner within 30 days from the date of passage of such order। The bill proposes that all offences under the earlier act be tried in children's court। तो बेसिक क्या हुआ है कि कोविड-19 के चलते काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन देखने को मिली है, क्योंकि काफ़ी लोगों की, कुछ ऐसे कपल्स थे जिनकी मौत हो गई और जो उनके बच्चे थे वो अनाथ हो गए, ऑर्फन हो गए। तो कई लोग इसमें सामने आए मदद करने के लिहाज से कि हम इनका पूरा देखभाल करेंगे, हम इनको अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसमें फिर सरकार ने चताया कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रोविजंस को कड़े किए कि आप एकदम से ऐसे अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे जो मामले हैं ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने फिर स्टेप इन किया और उसमें एक कार्रवाई हमें ये देखने को मिली है कि एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल भी ला दिया और NGOs वगैरह जो भी इसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको फटकार भी लगाई है कि आप लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। ये वो एक्ट है। इसमें जो जरूरी है, जो आपको याद रखना है, कारा के बारे में, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। बेसिकली ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मतलब यही अथॉरिटी होती है जो पूरा देखती है कि अडॉप्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए। अर्लियर दिस एक्ट, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसका नाम था जुवेनाइल डिलिक्वेंसी लॉ एंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000। बाद में इसको फिर रीनेम किया गया और 2015 में फिर इसे लाया गया विद सम अमेंडमेंट्स, और अभी फिर दोबारा एक नया बिल आया है जिसमें और कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं जो हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी। सेकेंड स्टोरी पे चले तो गवर्नमेंट ने सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज SLDE इसको लॉन्च किया है, और इसके साथ साथ एक GHG कैलकुलेटर भी लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो लॉजिस्टिक्स है ये डिजिटाइज हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। इसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, कोई भी अगर इसमें एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेसमैन है
जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली दिस विल बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। वर्ल्ड बैंक की अगर हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट थी 2020 में, उसमें भारत की रैंक बहुत अच्छी थी। 190 में से हमारी रैंक जो थी वो कितनी थी, 63 रैंक थी। SLD बेसिकली है क्या, नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक्स डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो सारे लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में सिक्योर तरीके से रखा जाएगा, और कोई भी अगर डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज सिस्टम करना हो तो वो सारा कुछ जो होगा वो डिजिटली होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसमें ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट होने वाला है। दूसरा, फिर इसमें स्टोरेज वगैरह इन सब चीज़ों को भी रखा जाएगा। आधार कार्ड इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा और ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी इसमें रहेगी। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप ऑफ डिजी लॉकर। जो डिजी लॉकर का कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई थी उसी से रिलेटेड है। GHG कैलकुलेटर क्या करेगा कि ये कैलकुलेटर is an efficient user friendly tool and provides for calculating and comparing GHG emissions across different modes. It allows for commodity wise comparison of GHG emissions and total cost of transportation including their environmental cost between movement by road and rail. तो जितना भी कार्बन उत्पन्न किया जा रहा है, कार्बन एमिशंस किए जा रहे हैं नेचर में, उसको कैलकुलेट करने का जिम्मा इस कैलकुलेटर के हाथ में है, एंड दैट इज GHG कैलकुलेटर। इन सब प्रोग्रामों के एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ये हैं कि एक तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि मॉनिटरिंग हो गई एक तरीके से प्रॉपर, और काम बहुत आसान हो गया, तो आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक बढ़नी है। दूसरा, फिर जो भारत की जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें अगर 2018 की बात करें तो उसमें भारत की जो रैंक थी वो 44 थी। तो इंडिया कहीं ना कहीं चाहता है कि इसमें भी अब भारत एक्सेल करे, थोड़ा और नीचे आए नंबर्स में। रिडक्शन इन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडिया स्पेसिफिक मैट्रिक्स फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक्स। तो इसको देखते हुए सरकार ने इन दो चीज़ों को लॉन्च किया है। क्या क्या? सबसे पहले है SLD एंड द सेकेंड इज GHG कैलकुलेटर। क्लियर है? तीसरी स्टोरी पे बात करें तो अर्थ ओवरशूट डे। बेसिकली होता क्या है? अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या है? बेसिकली इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अर्थ ओवरशूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि जो प्लेनेट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, किस चीज़ की? इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को जनरेट करने की एक साल में, उसको जब आप डिवाइड कर देते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से, जिसका मतलब है कि जो ह्यूमैनिटी डिमांड है उस साल में, तो फिर आपको जो फिगर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अर्थ ओवरशूट। एंड नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 365 तो फिर ये पूरे साल का हो जाता है, राइट? मतलब नेचर कितना प्रोड्यूस कर सकता है और आदमियों की कितनी डिमांड है, यानी कि ह्यूमंस की कितनी डिमांड है, वो जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज अर्थ ओवरशूट। तो वर्ल्ड वाइड फंड नेचर की अगर हम माने तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला कि जो ह्यूमंस है उन्होंने सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को दोबारा से यूज कर लिया है, दैट आवर प्लेनेट रीजनरेट्स ड्यूरिंग द एंटायर ईयर बाय 29 जुलाई 2021। इस तारीख तक जो ह्यूमैनिटी है उन्होंने सारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को जो हमारे प्लेनेट रीजनरेट करता है एक साल में, वो सब यूज कर लिया और अभी साल कंप्लीट भी नहीं हुआ। ह्यूमैनिटी करेंटली यूजेस 74% मोर देन ऑफ द प्लेनेट इकोसिस्टम। मतलब हमारे पास देखिए क्या है कि अर्थ है एक, अब इसमें जितने रिसोर्सेज जनरेट होंगे वो सब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट? ह्यूमंस लोग करेंगे। अब हो क्या गया, 74% का मतलब है या 1.7 अर्थ का मतलब है कि अब जितना 1.7 अर्थ जनरेट करेगी ना उतना हम यूज कर रहे हैं। मतलब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। From the Earth Overshoot Day until the end of the year, humanity operates on the ecological deficit spending. तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक डेफिसिट क्रिएट हो रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है पहली बार यूके के थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एक महाशय थे एंड्रू सिम्स, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्थ ओवरशूट डे का, जिसने बाद में ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नामक एक संस्थान के साथ पार्टनरशिप करके फिर इसको लॉन्च किया इस कैंपेन को, एंड दैट इज नोन एज अर्थ ओवरशूट डे कैंपेन। सबसे पहली बार 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है? कुछ फोरकास्टिंग भी की गई है इससे रिलेटेड कि अगर इस तरीके से हम जो भी रिसोर्सेज रीजनरेट हो रहे हैं एक साल में, अगर हम इस तरीके से उनको यूज करते जाएंगे तो डिप्लीशन तो होगा ही होगा। इवन वर्स देयर वुड बी अ 43% YOY इंक्रीज इन द डिफॉरेस्टेशन। साथ ही साथ कोविड-19 की वजह से 2019 के कंपैरिजन में कार्बन फुटप्रिंट घटा है। कार्बन एमिशन जो रोड ट्रांसपोर्ट डोमेस्टिक एयर ट्रेवल्स होते हैं वो भी घटे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ग्लोबल एनर्जी की अगर हम बात करें एक बड़े पैमाने पे तो कार्बन एमिशंस बढ़ा है।
क्यों? क्योंकि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हुई तो लोगों ने फिर दुगने रफ्तार से उनका यूज़ करना शुरू कर दिया। ग्लोबल कोल यूज़ इज़ एस्टिमेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ द टोटल कार्बन फुटप्रिंट। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, क्योंकि अर्थ एक अपने आप में बड़े खतरे में है। ये ग्राफ बहुत ही बढ़िया है, ये चार्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे सारे मंथ्स लिखे हुए हैं और ये ईयर वाइज है। आप देखिए 1970 में हम कितना यूज़ कर रहे थे और 2021 आते वक्त हम कितना यूज़ कर रहे हैं, राइट? दैट इज़ 1.7 अर्थ। जो 1.7 अर्थ मिलके प्रोड्यूस करेगा उतना हम यूज़ कर रहे हैं और धीरे धीरे ये 2 भी होने वाला है अगर हमने अपनी लगाम नहीं कसी तो। नेक्स्ट स्टोरी हमारी लिथियम एक्सप्लोरेशन के ऊपर। जीएसआई जो है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने 7 प्रोजेक्ट्स लिए हैं लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईवी की पॉलिसीज को देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो उसमें ये सीधा सीधा बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। 7 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कहाँ कहाँ से उठाए हैं? अरुणाचल प्रदेश में करेंगे ये, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। लिथियम आप जानते ही हैं, केमिकल एलिमेंट है, ग्रुप 1 में आता है पीरियोडिक टेबल में। एल्कली मेटल ग्रुप में है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। द मेटल itself which is soft, white and lustrous and several of its alloys and compounds are produced on an industrial scale, right? अभी जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स जो होते हैं, तो उनकी भी बहुत भारी जो है कमी होती जा रही है। सेमीकंडक्टर वगैरह के अगर लिहाज से हम देखें तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ही मतलब एक क्रंच में आ गई हैं। सेमीकंडक्टर्स को अगर हम देखें, इसकी बहुत ज़्यादा भारी कमी हो गई है, क्योंकि उस तरीके से प्रोडक्ट्स अब डेवलप नहीं हो पा रहे, क्योंकि डिमांड ही जनरेट नहीं हो रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लिथियम इन रिचार्जेबल बैटरीज में होता है, चाहे वो मोबाइल फोन की हो, लैपटॉप की हो, कैमरे की हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो। लिथियम इज ऑल्सो यूज इन सम नॉन रिचार्जेबल बैटरीज, जैसे कि हार्ट पेस मेकर्स, खिलौने हो गए, घड़ियाँ हो गई, ठीक है। जीएसआई में इसमें भाग ले रहा है, तो जीएसआई पे अगर बात करें, 1851 में इसको सेटअप किया गया था। किस लिए किया गया था? ताकि कोल डिपॉजिट को फाइंड कर सके रेलवेज के लिए, क्योंकि उस वक्त तो कोयला निकाल निकाल के रेलवे को चलाते थे। ओवर द ईयर्स इट हैज अटेन्ड द स्टेटस ऑफ जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। मेन फंक्शन होता है इनका क्रिएट करना, अपडेट करना, कोई भी अगर नेशनल जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं उनकी असेसमेंट करना। हेडक्वार्टर इनका कोलकाता में है, न्यू दिल्ली में नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खा जाते हैं। जीएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में। और इनके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, वो सब यहाँ पे मैंने इसमें अटैच कर दिए हैं। और एक किस मिनिस्ट्री के साथ अटैच होता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो जीएसआई इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सो दिस इज द लिथियम एक्सप्लोरेशन। ये कुछ इन्फोग्राफिक है मिनरल वेल्थ को लेके, ईवीज को लेके, कि किस तरीके से लिथियम बैटरीज आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, और उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो विजन है ईवी इन 2030, तो इन सबको देखते हुए इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट बात करें तो राजा मिर्चा, ज्योग्राफिकल इसे जीआई टैग मिला हुआ है। कब मिला था? 2008 में मिला था। इसे प्यार से भूत जुलकिया और गोस्ट पेपर भी कहते हैं। हुआ क्या है कि राजा मिर्चा, जिसे किंग चिली भी कहा जाता है, नागालैंड से इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है लंदन, गुवाहाटी के जरिए। और ये सब पूरी देख रहे किसके अंडर में है? अपीड़ा के अंदर में है, राइट। द कंसाइनमेंट वाज सोर्स्ड फ्रॉम टेनिंग, पार्ट ऑफ पेरेंट डिस्ट्रिक्ट नागालैंड। एक्सपोर्टिंग फ्रेश किंग चिली पोज अ चैलेंज अर्लियर बिकॉज ऑफ इट्स हाईली पेरिशेबल नेचर। तो हाईली पेरिशेबल नेचर होता है इनका। किंग चिली की जहां तक बात करें तो विश्व का यानी वर्ल्ड्स हॉटेस्ट बेस्ड ऑन स्पॉइल हीट यूनिट्स में ये काउंट होता है। और वन ऑफ द मतलब टॉप 5 की अगर लिस्ट बनाई जाए तो वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिलीज में भी ये काउंट होता है, ठीक। प्यार से इसे भूत जोलोकिया और गोस्ट पेपर कहते हैं। तो ये कुछ नाम वगैरह आपको ध्यान रखना है। जीआई सर्टिफिकेशन 2008 में इसे मिला था और कैप्सिकम नाम के जीनस से ये बिलोंग करता है। अपीड़ा की बात करें तो इट इज एन एपेक्स बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1985 में। और ये इसके मेजर रोल हैं। हम पहले बहुत बार अपीड़ा हो, ट्राइफेड हो, नाफेड हो, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं और इन सबको आपको बार बार पढ़ना है। मैं बता देता हूँ, अपीड़ा, नाफेड, ये सब आपके आते रहेंगे। ट्राइफेड, राइट, केवीआईसी, इन पे सवाल आएंगे ही आएंगे, तो इनको आप थोड़ा सा कवर अप करके जाएं एग्जाम में। ये है राजा मिर्चा, या फिर आप कह सकते हैं किंग चिली, इसकी तस्वीर। नेक्स्ट एंड फाइनल है हमारा, फाइनल स्टोरी हमारी आज की, एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट या फिर एकेडमिक क्रेडिट बैंक। तो एनईपी की पहली वर्षगांठ हो चुकी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम पॉलिसीज के तहत कुछ इनिशिएटिव्स अब लेना चाहते हैं, जैसे कि क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन हायर एजुकेशन, साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। इन सब चीज़ों में हम एक स्टेप लेना चाहते हैं।
कुछ रिफॉर्म्स जो एनईपी में प्रॉमिस किए गए थे हायर एजुकेशन कमीशन को लेके, जैसे कि 4 साल की अंडर ग्रेजुएट डिग्री बनाएंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रखेंगे, इन सबको अभी फिलहाल के लिए डिले कर दिया गया है। सीईटी पे मेरे ख्याल से ये भी डिले हो जाएगा 1 साल के लिए। ज़्यादा जो जानकारी इसमें मिली है कि इन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स के लिए हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को रोल आउट कर रहे हैं, और वो भी टॉप 290 इंस्टीट्यूशंस में, ताकि उनको जो भी मतलब पढ़ने के लिए जो भी उनको क्रेडिट चाहिए, किस तरीके की अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो वो उन्हें हमें मुहैया करा सके। और ये सब किसके ज़रिए किया जाएगा, तो क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम के ज़रिए ये किया जाएगा। साथ ही साथ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी that will be issued with guidelines to allow the merger of institutes to give students the choice of taking subjects such as social sciences, music and sports while pursuing engineering, or to get a minor degree in emerging areas while majoring a different subject. अगर इंजीनियरिंग डिग्रीज की बात करें रीजनल लैंग्वेज में, हालांकि इसमें विरोध काफ़ी हो रहा है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग डिग्रीज का करोगे क्या, राइट, लेकिन उसको छोड़ते हुए अगर हम इन चीज़ों पे बात करें कि क्या गवर्नमेंट क्या प्रपोज कर रही है, तो इसमें यह है कि रीजनल लैंग्वेज में अबाउट 14 स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस को ये क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही साथ नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसकी भी स्टैब्लिशमेंट करेंगे। विद्या प्रवेश यानी जो छोटे बच्चों के लिए होता है, प्री स्कूल्स वगैरह, नर्सरीज, आंगनवाड़ी वगैरह, उनके लिए इसमें जो है काम किया जाएगा। 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में प्री स्कूल्स, नर्सरीज, आंगनवाड़ी, ये सब काम जो है वो ठप रहे। A competency-based assessment framework for classes 3, 5 and 8 will also be announced for the students of the CBSE. Right? So ये इसका पूरा ढांचा है एकेडमिक क्रेडिट बैंक का, जिसमें स्टूडेंट्स को हेल्प देने की बात की गई है बाय यूजिंग अ क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम। राइट, ये इसकी पूरी जानकारी है, आराम से इसे पढ़ेगा। इन्फोग्राफिक आप ही के लिए है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को मदद करेगी ये, और एक एनईपी का जो पहला स्टेप है जो इसमें लिया जा रहा है। क्लियर? कल के लिए जो हमने एमसीक्यूज लिए थे उसका आंसर पहले हम ले लेते हैं आज। ये हमारे कल के एमसीक्यूज थे। इसमें था पहला हमारा सवाल, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड इन पास्ट 25 ईयर्स रिलीज रिसेंटली बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये WTO में है। इसको WTO ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इंडिया हैज एमर्ज्ड एज टॉप एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इस तरीके की कोई भी बात रिपोर्ट में नहीं की गई है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। दूसरा अगर हम देखें, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इट सीक्स टू प्रोवाइड बेटर सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी अगेन। तीसरा है हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेजेस हैं, जो SPR प्रोग्राम था, उसमें भारत का जो है कहाँ पे ये सारा मतलब स्टोरेज जो है मेंटेन किया जा रहा है? मैंगलोर, पादूर, टटीपका। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो हमने आपको 4 प्लेसेस बताए थे। मैंगलोर बताया था, पादूर बताया था, साथ ही साथ उड़ीसा का भी जगह बताया था, विशाखापट्टनम का भी बताया था। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 2 एंड 3। सो द आंसर इज सी हियर, ऑप्शन सी। आज के 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप हैं। सबसे पहला है धोलावीरा को लेके। इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ खादिर। इट इज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अटेस्टेड फ्लड फील्ड। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। दूसरा रमप्पा टेम्पल से रिलेटेड है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड विष्णु। सैंडस्टोन इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल। तो इसमें भी क्या करेक्ट है आप बताइए। तीसरा, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, फेमस रिपोर्ट है, अभी हाल फिलहाल आई भी है, इस पर भी कभी बाद में बात करेंगे। इकोनॉमी क्रैकर का कोर्स चालू है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो आइए एनरोल कीजिए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है। CA बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10, इसमें एनरोल कीजिए और अपने आप को एनरिच कीजिए विद डीप एंड रिच इनसाइट्स। हम इसी तरीके से अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।